हम बात कर रहे हैं नेचुरल फिनोमिना की, कि नेचुरली जंगलों में जैसे सब काम किए जाते थे, सब अपना हरियाली मेंटेन रहती थी, वैसे ही खेती में भी हम खेतों में कुछ नहीं डालते थे और हरियाली मेंटेन होती थी। जो हम बोते थे उसकी ईल्ड मिल रही थी, पैदावार मिल रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया, अपने इनपुट्स डाले और उसको हमने अपनी पद्धति, नेचुरल पद्धति को छोड़ करके अपनी कॉर्पोरेट पद्धति या टेक्नोलॉजी या साइंस की पद्धति को हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया कि यील्ड तुरंत मिले, ज़्यादा मिले, त्वरित सोल्यूशन की वजह से। आगे हमने अपनी सॉइल का ख्याल नहीं किया और सॉइल के बाद उस केमिकल वाली सॉइल से जो ग्रेन्स निकल रहे हैं उनमें जो ट्रेसेस आते हैं केमिकल्स के, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के, उनका भी ख्याल नहीं किया। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि आप ये खेती जो करते हैं ये खुले में करते हैं। जी जी। तो नेचर के अंडर होती है ये, तो ये चीज़ें आती हैं, तो उसको उससे भी नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान हो, इसके लिए व्यवस्था नेचर ने खुद कर रखी है। अच्छा। तो जब आप इसका प्रयोग कर देंगे एग्रोनोलॉजी वर्क का, तो आपके खेत में मान लीजिए पानी भरा रहना चाहिए और पानी नहीं मिल पाया तो भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा। पौधा जब तक हरा है तो वो वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं आएगा। जब विपरीत प्रभाव से मान लीजिए उसको बाढ़ लेनी तो बाढ़ लेता रहेगा, उसकी ग्रोथ में कमी नहीं आएगी। ओके। अगर किसी जगह पानी नहीं देना चाहिए और पानी भर गया तो वहां भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं आएगा। मतलब उस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, वेरिएशन, हाँ। इसको बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा गर्मी बढ़ गई द्वारा दिए गए डिफरेंट एलिमेंट से हो जाती है। ज्यादा गर्मी पड़ गई तो एक्स्ट्रा हीट, मतलब होता है ना कि हमें बहुत गर्मी पड़ गई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, बहुत ठंड पड़ गई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, कोहरा नहीं गिरा या पाला मार गया, ये सब बातें हम लोग सुनते आए बचपन से अपने। तो जैसे इंसानों में इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है जी, तो पौधों का इम्यून सिस्टम समझ लीजिए बेटर हो जाता है और वो उनको हीट से भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारी नरिशमेंट की सप्लाई इनकी जड़ों से होती है, तने से होती है, पत्तियों से होती है। जड़ें आप कह रहे हैं कि जब बीज की बुआई करेंगे उसी समय इनकी जड़ें बहुत मजबूती से निकलना शुरू हो जाती हैं। जब आप फाइनली इसको खेत में रोपते हैं तो मजबूत जड़ों के साथ मजबूत तना भी निकलता है। उसी की वजह से तेज हवाओं की मार ये झेल जाते हैं, ज़्यादा हीट होती है उसकी मार ये झेल जाते हैं, और ज़्यादा बारिश हो गई तो बारिश के भी, ज़्यादा बारिश होने के इफेक्ट को भी ये सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो एग्रो नवजीवन से बेसिकली आप, मुझे लग रहा है कि इसमें एक चीज़ और है कि जब पौधे को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, प्राकृतिक नरिशमेंट मिल रहा है, जो प्राकृतिक रूप से उसको पहले मिलता था ना, वो जब हमने इसमें ऐड कर दिया, उन माइक्रोब्स को एक्टिव कर दिया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बीमारियां भी कम लगे? हाँ, अब दो वजह हैं उस बीमारियां कम होने की। एक वजह यह है कि ये जब सभी तत्व मिल रहे हैं तो अपने आप उसमें कमी नहीं आएगी। उसमें किसी, उसका जो रेशियो है गुड और बैड माइक्रोब्स का, वो मेंटेन हो जाएगा जी। दूसरी चीज, जो इसमें कमी आई थी जी, जिसकी वजह से ये बीमारियां शुरू हुई जी, उस बीमारी को भी ये माइक्रोब्स फुलफिल कर देंगे जी। तो सॉइल का जो बायोस्फीयर है उसको भी ये इम्प्रूव कर देंगे और प्लांट के अंदर भी ये दे देंगे। और जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हमने सॉइल की पोरोसिटी खराब कर रखी है। सॉइल में पोरोसिटी होती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि खेतों के लिए केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है। वर्मी और केचुआ खेतों में पाया जाना इसलिए भी अच्छा होता था क्योंकि केचुए खेतों में जगह जगह छेद करते थे और फिर मिट्टी खा के उसको उगलते थे, तो जो मिट्टी निकलती थी वो बहुत फर्टाइल होती थी, बहुत उपजाऊ होती थी। अब खेतों में केचुए नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि हमने एक्सेस में केमिकल्स उसमें इस्तेमाल कर रखे हैं। तो ये प्रोडक्ट आपने जो भी इफेक्ट बताए हैं अभी, उन सारे नरिशमेंट के साथ साथ क्या वो ये भी करता है कि सॉइल की पोरोसिटी को मेंटेन करता है, मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करता है? और क्योंकि पौधा, आपने कहा कि आपको अगर पानी की ज़रूरत है और पानी किसी कारणवश नहीं मिल पाया, बारिश नहीं हुई या सिंचाई नहीं हो पाई, तो भी वो कुछ दिनों तक या कुछ हद तक उसको मेंटेन रखता है, उसकी ग्रोथ को वो डिटोरिएट नहीं होने देता। तो क्या हमारा एग्रो नवजीवन सॉइल की ओवरऑल कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है? तो ये सॉइल के बायोस्फीयर, प्लांट के बायोस्फीयर को इम्प्रूव कर देता है। तो अच्छा। बायोस्फीयर से प्लांट से ही मतलब नहीं है, उसके 6 इंच ऊपर और 6 इंच नीचे की जो सॉइल है, ओके, वहाँ के एटमॉस्फेयर को ही ठीक कर देता है। और मुझे लगता है प्लांट के सारे नरिशमेंट इन्हीं 12 इंच के इर्द गिर्द ही घूमते हैं।
अब मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये है जो आप सबको भी जानना चाहिए कि हम अगर केवल धान की बात कर रहे हैं तो ये केवल धान पे ही इफेक्ट नहीं डालता, केवल गेहूं पे ही इफेक्ट नहीं डालता। अगर हम कोई लीफ वाली क्रॉप कर रहे हैं, जैसे मेंथा है, पेपरमेंट की खेती हम लोग करते हैं हमारे यूपी में, बाराबंकी से लेकर लखीमपुर वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी खेती की जाती है इसकी। या हम फ्लोरिकल्चर का, फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं जो कि आजकल बहुत चलन में है और धीरे धीरे इसका यूज बढ़ता जा रहा है। या फिर हम कोई ऐसी खेती जैसे मिर्चे की खेती है, मिर्चा करते हैं हम लोग, तो जो ग्रेन्स हैं, हमारे ग्रेन्स हैं और जो लीव्स हैं, या चाहे टी गार्डन्स हो हमारे, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें टी गार्डन्स हैं, तो उनको किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है कि अच्छी पत्तियां, मजबूत पत्तियां या अच्छे तने या अच्छे पैदावार, कैसे ग्रेन्स के अलावा हम लोग और किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल चने के खेत से लेके आम के पेड़ तक हो सकता है। आम के पेड़ में भी कर सकते हैं? जी हाँ। आम के पेड़ के लिए मैं आपको स्पेशली अभी एक सवाल पूछूंगा, तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है। लेकिन बाकी क्या है कि ये जब सॉइल का बायोस्फीयर इम्प्रूव करता है जी, जिससे कि वहाँ जो भी माइक्रोबायोम्स का या माइक्रोब्स का जो रेशियो है वो ठीक रहे, तो ये इसमें वो भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं जो कि टोटल उसके क्वालिटी को इफेक्ट देते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग बचपन में आलू खाते थे तो सिर्फ आलू को अगर सिर्फ तेल में काट के ऐसे ही डाल दिया गया और नमक मिर्चा डाल दिया गया तो बहुत स्वादिष्ट होता था। हाँ। अभी स्वाद नहीं आता। छिलके वाली आलू। अभी गोभी खाते हैं उसमें भी स्वाद नहीं आता। हाँ। और दूसरे वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें स्वाद नहीं आता। इसकी वजह यह है कि जो माइक्रोब्स का बैलेंस बिगड़ा, उसमें जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी क्वालिटी के लिए वो मिसिंग है। तो ये क्या करता है, ये उन एलिमेंट्स को भी प्रोवाइड कर देता है क्योंकि ये कंप्लीट है, नेचर का अपना सिस्टम कंप्लीट है। तो जब इसका प्रयोग आप करेंगे वेजिटेबल्स में तो वेजिटेबल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर, टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा दोनों चीज़ में। फिर आप इसे करेंगे ऑयल सीड मेंथा में भी करेंगे और मस्टर्ड में करेंगे तो उसमें भी ये यील्ड भी बढ़ाएगा और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देगा। वो एलिमेंट्स आ जाने से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। चाय के बागानों में सर क्या इफेक्ट आएगा? चाय के बागानों में क्वालिटी इम्प्रूव कर जाएगी। क्या उनको, जैसे वो पिक करते हैं, उनको लीफ पिक करते हैं। हाँ। और लीफ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है प्लांट का। राइट राइट, इसीलिए मैं स्पेशली इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा ये। अच्छा, क्योंकि लीफ ही लेना है। क्या उनकी लीफ पिकिंग क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है? और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। क्वालिटी और उनका शायद जो अभी जो एक बात कही जा रही है कि ऑर्गेनिक देने से इम्प्रूव कर जाएगी, तो ये उससे 25 गुना अधिक होगा। 25% ज्यादा हो जाएगा। 25 गुना। 25 गुना? जी हाँ। अच्छा, ये तो मिरेकल हो रहा है। नहीं, मिरेकल नहीं, वो वहाँ पे उनको कुछ मिल नहीं रहा है। और जो ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक हो रहा है पिछले 15 सालों में, ये इनकम्प्लीट है। तो जब इनकम्प्लीट कोई भी हम चीज़ लेके देंगे तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चाय के बागानों के लिए जो भी चाय के बागान में जो हमारे किसान हैं, खेती करते हैं, या टी स्टेट्स के ओनर्स हैं, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने चाय के बागान के किसी हिस्से में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देखें। और जैसा कि श्री मयूर मान सिंह साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने अनुभव को, अगर ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है तो मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक स्टेट कन्वर्ट करने या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने के लिए जो आप फोर्सफुली कर रहे हैं वो आप हैप्पीली करेंगे और उससे बेहतर प्रोडक्ट के साथ करेंगे। जब आपको यील्ड बढ़ के मिलेगी, आपकी सॉइल कंडीशंस इंप्रूव होकर के मिलेंगी, तो आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। और हम अभी थोड़ी सी चर्चाएं और करेंगे आपके साथ, और क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है और हम लोग आपका अनुभव भी बहुत, जितना बड़ा विषय है मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ा आपका अनुभव है, आपके परिवार का अनुभव है इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो हम लोग और भी बातें करेंगे समय समय पर। एक आप आम के पेड़ की बात कर रहे थे साहब, चने के पेड़ से लेके आम के पेड़ की, तो आम के पेड़ की
क्या फिलॉसफी है? लोग जो मैं देखता हूँ गोबर की खाद अपने बाग में डालते हैं, आज जैसे गोबर की खाद का चलन हो गया, नहीं तो जनरली तो लोग छिड़काव करते थे कि बौर ना खराब हो उनका, ना कल्ले ना खराब हो, अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो आज जब वो गोबर की खाद या किसी भी खाद का छिड़काव करते हैं, ले जाके तने के आसपास का एरिया थोड़ा सा ज्यादा कच्चा होता है बाग में, बाकी तो चलने वाले पाथवे होते हैं, तो लोग जाके तने में वो खाद डाल देते हैं। क्या ये सही प्रैक्टिस है? नहीं, सही प्रैक्टिस नहीं है। किसी भी पौधे जी, जो विशेषकर आम हुए या अमरूद है या जो बड़े पेड़ हैं हमारे, हाँ, जो भी बड़े पेड़ हैं जी, मीडियम हों या बड़े जी साइज के हों, जी, तो एक इसका थंब रूल है जी, कि फीडिंग रूट्स कहाँ होती है। फीडिंग रूट्स, तना कहाँ होता है और फीडिंग रूट्स कहाँ होती है। तो फीडिंग रूट्स उस प्लांट के जो दिन में 12 बजे जो उसका शेड पड़ता है, ठीक है, उसका जो शेड है जी, उस शेड के को 3 हिस्से में बांट दें। तो शेड का जो रिंग होता है, जो रिंग बनाए, हाँ, उसको 3 हिस्से में बांट दें। ठीक है, ये बीच वाला जो रिंग है, जी, यहाँ फीडिंग रूट्स होती है। अच्छा, तो तने में डालने से कुछ नहीं होगा। वाह, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एब्जॉर्प्शन होते ही नहीं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इन केस अगर आपने मिस किया है तो, कि किसी भी बड़े पेड़ या जो बड़े पौधे होते हैं, हमारे वृक्ष होते हैं, आम हो, अमरूद हो, संतरा हो, सेब हो, जो भी है, उनका दिन के 12 बजे जब सूरज उनके बिल्कुल सीध में है, सर पे है, उनका जो छाया का घेरा होता है, उस घेरे को आप 3 हिस्से में डिवाइड करिए, और जो दूसरा हिस्सा होता है उस छाया का, उस दूसरे हिस्से में उस पेड़ की फीडिंग रूट्स होती हैं। तो आपको बेसिकली जो फर्टिलाइजर या जो खाद या जो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है पेड़ में अच्छे फल आने के लिए रूट्स में, तो वो उस दूसरे हिस्से, जो छाया का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें इस्तेमाल करना है, ना कि तने में इस्तेमाल करना है। उस तने में इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी नरिशमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जड़ों से होकर के जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और अपनी कहानी को खुद हमारे साथ शेयर करें। हालांकि आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, केस स्टडीज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब फतेहपुर के बाहर भी और भी लोग इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ जी। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे सर के साथ और भी बातें करेंगे। अब इस बार हम खेतों पर जाएंगे, बागों में जाएंगे, वहाँ के किसानों को इनके प्रोडक्ट से के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिला और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। किसानों से डायरेक्ट बातचीत करेंगे और फिर हम आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।